दोस्तों यूं तो हर रोज आपको सच्ची घटना पर आधारित किस्से और कहानियां तो मैं रोज सुनाते रहता हूं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये अपने आप में भी काफी दिलचस्प होता है। क्योंकि आज की सच्ची घटना में एक लड़की अपने ही शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल खेलती है कि जिस वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई सारे लोग जेल के अंदर भी चले जाते हैं। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर में। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक थाना पड़ता है गोकुलपुरी। इसी गोकुलपुरी का एक कॉलोनी पड़ता है भागीरथी बिहार। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 28 दिसंबर 2023 की रात के करीब 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 के भीतर एक लड़के को 3 लड़के मिलकर के काफी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। दरअसल उनकी बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते हैं, बल्कि एक तेज धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला भी करते हैं। वो लड़का जब अपने दर्द को सहन नहीं कर पाता, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जब उस लड़के को पीटते हुए देखते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़का हथियार को लहराते हुए धमकी देता है कि कोई भी अगर आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की तो उसे जान से मार देंगे। जिस वजह से वहां पर इकट्ठे लोग भी सारे डर जाते हैं। आखिरकार तीनों लड़के उस लड़के के ऊपर इतनी बार वार करते हैं, जिस वजह से वो लड़का काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद वो तीनों लड़के हथियार को हवा में लहराते हुए काफी आराम से मौके से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे तीनों वहां से फरार होते हैं, लोग जब इस तरह का नजारा अपने आंखों से देखते हैं, तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे आ जाती है। लेकिन पुलिस जब तक घटनास्थल पे पहुंचती है, तब तक उस बच्चे की, उस लड़के की डेथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस लाश को चेक करती है, उससे पहले पुलिस को एक फोन की रिंग सुनाई देता है। दरअसल फोन की रिंग कहीं और से नहीं, बल्कि उस लड़के की जेब से आ रही थी। पुलिस जब उस लड़के की जेब से जब मोबाइल को निकालती है, कॉल को रिसीव करती है, फोन करने वाला लड़का कहता है, इतनी रात हो गई, अभी तक तू कहाँ रह गया। लेकिन फोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसको एक पर एक कई सारे सवाल पूछती है। पुलिस उससे कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो और किसको फोन किया। इसे फोन करने वाला आदमी कहता है कि मेरा नाम उस्मान है और मैं गाजियाबाद लोनी विजय बिहार का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं अपने छोटे भाई माहिर को फोन किया। उस्मान जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसको जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारे भाई की किसी ने हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी यानी उसकी लाश भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 में पड़ा हुआ है। जितना जल्द हो सके तुम यहाँ पे आ जाओ। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है, उस्मान आनन फानन में अपनी मोटरसाइकिल निकाल करके घर से निकल जाता है। तब तक इधर पुलिस उस लाश को चेक करती है, तो पता चलता है कि माहिर के शरीर के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल उस हथियार भी माहिर के गले में ही लटका पड़ा हुआ था। पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का जब वहां पे मौजूद लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तभी पुलिस वालों को एक व्यक्ति कहता है, साहब इस लड़के के ऊपर 3 लड़के हमला कर रहे थे। दरअसल हमने इसे बचाने की भी हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने से एक लड़का हम लोग को धमकी देने लगा। इस लड़के को घायल करके वो लड़के तीनों फरार हो गए मौके से। व्यक्ति जैसे इस तरह की बात कहता, पुलिस फिर से उससे सवाल पूछती है कि क्या तुम उन तीनों को जानते हो, क्या वो इसी इलाके के रहने वाले हैं। अब वो आदमी कहता है, न साहब, ये इससे पहले इन तीनों को हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा। पुलिस अब घटनास्थल की जांच कर ही रही थी, तभी वहां पे उस्मान आ जाता है और जब अपने भाई माहिर को मृत अवस्था में देखता है, वो काफी चीख चीख करके रोने लगता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से सवाल पूछता है, साहब मेरे भाई की हत्या किसने किया है। इस पर पुलिस उस्मान को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भाई को 3 लड़कों मिलकर के मारे हैं, क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पे उस्मान पुलिस वालों को कहता है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर उस्मान को ही वादी बनाकर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस अब अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए खुद तो काम करती है, साथ ही साथ खबरियों को भी काम पे जुटा देती है। जैसे सुबह होता है, अगले दिन करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक खबरी थाने आता है और पुलिस वालों को बताता है, साहब वो तीनों लड़के अशोक विहार में नजर आए थे, आप जल्दी से वहां चलिए। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता, पुलिस खबरी को अपने गाड़ी में बिठाती है और अशोक विहार में पहुंचती है। पुलिस जब उन तीनों लड़कों को देखती है,
तो उनके करीब जब जाने की कोशिश करती है, लड़के पुलिस को देख करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहां से भाग पाते, पुलिस उनको धर दबोचती है और फिर उन तीनों लड़कों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पुलिस ले आती है और सबसे पहले उन तीनों का नाम पूछते हैं। तो पता चलता है उसमें से एक का नाम है अरमान खान, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष, दूसरे का नाम है फैजल, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष, और तीसरे का नाम है उस्मान, जिसकी उम्र है 17 साल के आसपास। अब तीनों जैसे अपना नाम बता देते हैं, पुलिस इन तीनों से एक ही बात पूछती है कि तुम लोगों ने माहिर की हत्या क्यों किया है। लेकिन पुलिस जैसे इस तरह की बात पूछती है, अरमान पुलिस वालों को जवाब देता है, साहब मैं किसी माहिर को नहीं जानता हूँ। अरमान जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से सच नहीं बकने वाला है। इसीलिए पुलिस तीनों को रूम के भीतर लेकर के जाते हैं, फिर इन तीनों की काफी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करती है। पुलिस जैसे अपनी शक्ति दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर अरमान अपनी सच्चाई को कबूल करता है और पुलिस वालों को कहता है कि हाँ साहब, हम तीनों ने ही मिलकर माहिर की हत्या किया है। लेकिन अरमान जब इस हत्या कहानी पूरी कहानी बताता था, सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से घबरा जाती है। अरमान, जिसकी उम्र है करीब करीब 20 साल के आसपास, जो 12वीं तक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अरमान जैसे अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके दिल में भी लड़कियों को लेकर के कई तरह के कहते हैं ना सपने जगने लगते हैं। अरमान जो कि देखने में बेहद हैंडसम होता है, लड़की से दोस्ती करने के लिए अरमान एकदम से उतावला हो जाता है। एक दिन जब वो अपना फेसबुक आईडी खोलता है तो देखता है उसके फेसबुक आईडी पे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, जिसका नाम होता है जैनब। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले अरमान जैनब का प्रोफाइल खोल करके देखता है। जब जैनब का फोटो देखता है, देख करके पहली नज़र में उसको पसंद कर लेता है, क्योंकि उस फोटो में जैनब सच में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद से जैसे उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फेसबुक के ही चैट के माध्यम से उसको मैसेज छोड़ता है। लेकिन अरमान जैसे ही मैसेज करता है, उधर से जैनब भी रिप्लाई करती है। उसके बाद से जैनब और अरमान उसी फेसबुक चैट के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जैसे थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, उसके बाद से अरमान और जैनब अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जब दोनों को अपना अपना मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद से फ़ोन के जरिए दोनों बातचीत करने लगते हैं। जैसे ही दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू होती है, एक दिन अरमान जैनब से पूछता है कि तुम रहने वाली कहाँ के हो। इस पर जैनब अरमान को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मैं मयूर विहार फेज 1 की रहने वाली हूँ। जैसे अपना एड्रेस बताती है, अरमान उसको कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अरमान जैसे ही जैनब से मिलने के लिए कहता है, जैनब भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि अगर मिलना है तो कल पालिका विहार के गेट नंबर 1 पे तुम करीब 2-2:30 बजे के आसपास आ जाना। जैसे मिलने के लिए वो तैयार होती है, यह सुन करके अरमान खुशी के मारे झूम उठता है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर के 2 बजे से पहले ही पालिका बाजार के गेट नंबर 1 पे अरमान पहुंच जाता है। करीब 2-2:30 बजे के आसपास जैनब भी वहां आ जाती है। इधर अरमान जब पहली बार सामने से जैनब को दिखता है तो उसकी खूबसूरती देख एकदम से उसका दीवाना हो जाता है। जिस दरअसल जैनब जिस तरीके से फोटो में खूबसूरत दिख रही थी, रियल में भी उतनी ही खूबसूरत होती। उसके बाद से दोनों पार्क में जाकर के बैठते हैं और काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पहली मुलाकात में अरमान जैनब से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन अरमान जब शादी के प्रपोजल देता है, जैनब उसको समझाते हुए कहती है कि तुम पहले पढ़ लिख करके कोई नौकरी कर लो, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। काफी देर तक बात विचार दोनों करने के बाद जब दोनों वहां से वापस अपने घर लौटते हैं, अक्सर फोन कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बीच बीच में दोनों एक दूसरे से आपस में मुलाकात भी करते हैं। अरमान जब भी जैनब से मुलाकात करने के लिए जाता है तो उसके लिए तरह तरह के गिफ्ट भी लेकर के जाते हैं, जिसको देख करके जैनब भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन अरमान जैनब से कहता है कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे जन्मदिन पे मुझसे मिलने के लिए आओगी। मिलने के लिए जब अरमान बुलाता है, जैनब उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए ही नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी लेकर के आऊंगी। गिफ्ट देने के लिए जैनब तैयार तो हो जाती है, लेकिन अब उसको ये बात समझ में नहीं आता कि अरमान को गिफ्ट क्या देगी। तभी जैनब को माहिर की याद आ जाती है। दरअसल जैनब का माहिर के साथ भी पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माहिर और जैनब का भी फेसबुक के जरिए ही दोस्ती हुआ था। लेकिन जैनब ने जब माहिर से कांटेक्ट किया था तो अपना फेसबुक आईडी उर्वशी के नाम से बनाया था। दरअसल जैनब की असली नाम उर्वशी ही है। फेसबुक के जरिए उर्वशी और माहिर की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में जब पहली दोस्ती होती है, फिर प्रेम प्रसंग दोनों में हो जाता है। फिर से उर्वशी जैनब के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाती है
और फिर अरमान से भी दोस्ती कर लेती है। जैसे उसे माहिर की याद आती है, माहिर के नंबर पे कॉल करती है और उसको कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जितना जल्द हो सके मुझसे आकर के तुम मिलो। मिलने की जब वो बात कहती है, माहिर भी उससे मिलने के लिए उतावला हो जाता है। जैनब उसे इंडिया गेट वे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन जब दोनों इंडिया गेट पे मुलाकात करते हैं, उर्वशी माहिर से कहती है कि दरअसल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसे एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक मोबाइल खरीद सकते हो? जब मोबाइल खरीदने के लिए कहती है, माहिर भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। कहता है कि ये कौन सी इसमें बड़ी बात है। जैसे ही मोबाइल देने के लिए तैयार हो जाता है, उर्वशी कहती है कि कल मुझे मोबाइल खरीद करके दे देना और मैं घर जा रही हूँ। लेकिन अचानक से घर जाने की जब बात कहती है, ये जान करके माहिर एकदम से चौंक जाता है। दरअसल माहिर के भीतर शक पैदा हो जाता है। माहिर सोचने लगता है कि इससे पहले वो उर्वशी से कितनी बार मिल चुका था, लेकिन इतनी जल्दी कभी उर्वशी नहीं गई थी। अगले दिन माहिर मोबाइल खरीद करके लाता ही नहीं, बल्कि इंडिया गेट पे जब मुलाकात करता है, वो मोबाइल उर्वशी को दे देता है। उर्वशी वो मोबाइल लेकर के जब घर आती है, अगले ही दिन अरमान के बर्थडे पे जाकर के मुलाकात करती है और वही मोबाइल अरमान को गिफ्ट कर देती है। इधर जब मोबाइल को गिफ्ट करती है, मोबाइल पाकर अरमान भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन इससे पहले माहिर अरमान के बारे में पता लगा लेता है। दरअसल माहिर को पता चल जाता है कि उर्वशी ने जैनब के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर अरमान से भी दोस्ती कर लिया है। कैसे भी करके माहिर अरमान का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेता है। इधर अरमान को जब मोबाइल मिल जाता है, अगले दिन जाकर अपने दो दोस्तों से वो मुलाकात करता है, जिसमें से एक का नाम होता है फैजल, दूसरे का नाम है उस्मान। दोनों को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मेरी प्रेमिका ने मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट किया है। मोबाइल जब वो दिखाता है, फैसल और उस्मान भी उस मोबाइल को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर अरमान उस मोबाइल को लेकर अपने दोस्तों को दिखाकर बातचीत कर ही रहा था, तभी उसी समय माहिर अरमान के नंबर पे कॉल कर देता है। हालांकि जब फोन आता है, उस नंबर को देख करके अरमान पहचान ही नहीं पाता। जब फोन कॉल उठाता है, माहिर उसको पहले ही जवाब देता है कि तुम अरमान ही बोल रहे हो ना, जो तुम्हें उर्वशी ने मोबाइल दिया है वो मुझे वापस तुम कर दो। जिस इस तरह की बातें कहता है, अरमान कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, मैं किसी उर्वशी को नहीं जानता हूँ। इसीलिए माहिर अरमान को जवाब देते हुए कहता है कि तुम जैनब को तो जानते हो ना। दरअसल जैनब का असली नाम उर्वशी है और वो मेरी प्रेमिका है। वो मोबाइल मैंने ही उर्वशी को दिया है और वो मोबाइल तुम्हें वो गिफ्ट कर दिया है। मुझे यह भी पता चला कि तुम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल ही मुझे वापस ना करो, बल्कि तुम जैनब को भी छोड़ दो। जैनब की जब छोड़ने की बात कहता है, इस बात पे अरमान गुस्से में आ जाता है। कहता है कि अगर मैं उसे ना छोड़ूं और तुम्हें मोबाइल ना दूं तो तुम क्या कर लोगे। जिस इस तरह की बात कहता है, माहिर एकदम से गुस्से में आ जाता है। कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जैसे इस तरह की धमकी देता है, यह सुन करके अरमान भी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, अगर सच में तुम मुझे बिगाड़ सकते हो कुछ तो बिगाड़ करके दिखाओ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, माहिर उसको जवाब देता है कि अभी के अभी ब्रिजपुरी पुलिया के पास आकर के मिलो। जब अरमान इधर माहिर से बातचीत कर रहा था, उसके दोनों दोस्त भी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे इस तरह के अरमान को धमकी देता है, उसके दोनों दोस्त में गुस्से में लाल बुगला हो जाते हैं और अरमान को कहते हैं अभी से अभी चलकर माहिर से मुलाकात करते हैं। करीब 2 बजे के आसपास अरमान अपने दोनों दोस्तों को लेकर ब्रिजपुरी पुलिया के नीचे पहुंच जाता है। वहां पर जब माहिर पहुंचता है तो अपने साथ में अपने दोस्त दिलसाद को भी लेकर के जाता है। लेकिन जब दोनों मुलाकात करते हैं, माहिर सबसे पहले अरमान से कहता है कि मुझे मोबाइल वापस कर दो और साथ ही साथ जैनब को भी तुम भूल जाओ। मोबाइल वापस करने की जैसे ही बात कहता है, इसी बात को लेकर के अरमान और माहिर दोनों एक दूसरे से झगड़ बैठते हैं। झगड़ते हुए जब माहिर का दोस्त दिलसाद देखता है, दोनों को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम दोनों एक लड़की के लिए मत लड़ो, बल्कि आराम से बैठ करके बातचीत कर लो। आराम से जब बैठ करके बातचीत करते हैं, अरमान माहिर से कहता है कि मुझे मोबाइल जैनब ने दिया है और मोबाइल मैं पहले उसे ही वापस कर दूंगा। जैनब को मोबाइल वापस करने की जब वो बात करता है, माहिर कहता है कि ठीक है, तुम उससे मोबाइल वापस कर देना, मैं उससे ले लूंगा। उसके बाद से सब के सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अरमान माहिर से वादा कर वापस तो चला जाता है, लेकिन वादे के मुताबिक ना तो मोबाइल जैनब को वापस करता है और ना ही उससे बातचीत करना बंद करता है, जिसकी वजह से लेकर मोबाइल के जरिए ही माहिर और अरमान के बीच में झगड़े तकरार होने लगते हैं। जब माहिर और अरमान के बीच में झगड़े होने लगते हैं और बार बार दबाव बनाता है कि तुम जैनब को छोड़ दो, इस वजह से अरमान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब वो माहिर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर इस बारे में
अपने दोनों दोस्तों से बातचीत करता है। जैसे ही माहिर को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने दोनों दोस्तों से बातचीत करता है, अरमान के दोनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये तीनों मिलकर के माहिर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। और इसी प्लान के तहत 28 दिसंबर 2000 रात के करीब 8-9 बजे के आसपास मोबाइल देने के बहाने माहिर को इसी भागीरथी बिहार के भीतर बुलाता है। मिलने के लिए जब बुलाता है, इधर माहिर भी अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहता है और करीब रात के 8 सवा 8 बजे के आसपास उनके बुलाए हुए जगह पे वो पहुंच जाता है। जैसे ही भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 में वो लोग पहुंचता है, तीनों लेकर के उसको एक सुनसान इलाके में लेके जाते हैं। इससे पहले कि माहिर कुछ समझ पाता, ये तीनों मिलकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। हालांकि जब माहिर अपने आप को बीच बचाव करने की कोशिश करता है, ये तीनों अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उसी हथियार से माहिर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं। जब इधर माहिर को अपने दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। पड़ोस के लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, माहिर को जब बचाने की कोशिश करते हैं, अरमान उस हथियार को उन्हें दिखाकर धमकी देते हुए कहता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश किया तो जान से मार देंगे। उसके बाद माहिर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। माहिर जब गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है, बहुत आराम से तीनों वहीं मौके से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद तीनों जैसे तैसे अपने रात बिताते हैं और फिर अगली सुबह अशोक विहार में अपने जानने वाले के पास जाते हैं। लेकिन बदहवास हालत में जब अपने जानने वाले के पास ये पहुंचते हैं, उस जानने वाला इन तीनों को अपने पास रखने से मना कर देता है। उसके बाद से ये तीनों दिल्ली छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दिल्ली छोड़ करके भाग पाते, अशोक विहार से पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। सच में दोस्तों, जब ये अरमान पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस को लगता है कि शायद इन तीनों का षड्यंत्र में जैनब भी शामिल होगी। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में जब तफ्तीश करती है, तो जैनब को पकड़ के लाती है और जैनब भी सुनकर के एकदम से चौंक जाती है। जैनब को भी यह सुनकर काफी बुरा लगता है कि अरमान ने माहिर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। खास अगर जैनब ने फर्जी नाम से 2 फेसबुक आईडी बनाकर 2 लड़कों से दोस्ती नहीं की होती, तो शायद माहिर आज दुनिया में जीवित होता। फिलहाल पुलिस वालों ने इन तीनों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे आप सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।